बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड के हल्द्वानी से खबर है। गौला नदी के सैलाब में 3 शवों के बहने की खबर मिल रही है। हल्द्वानी के रानीबाग स्थित चित्रशिला घाट पर अंतिम संस्कार के वक्त चिता के साथ 3 शव के बहने की खबर आई है। पहाड़ी इलाकों में हल्द्वानी में बीते कई घंटों से मूसलाधार बारिश है। आम जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित है। ऐसे में आप जरा इन तस्वीरों को देखिए, जहां ये चिता बहती हुई आपको दिखाई दे रही है। अमूमन दाह संस्कार नदी के किनारे होता है, लेकिन ये बहती हुई चिता की तस्वीरों ने लोगों को चौंका दिया। इन लाशों की अब तलाश जारी है। काठगोदाम पुलिस प्रशासन ने अलर्ट जारी करते हुए लोगों से नदी के किनारे नहीं जाने की अपील की है, क्योंकि नदी का स्तर जो है और जो बहाव है वो कभी भी कोई भी रूप ले रहा है, कोई भी दिशा ले रहा है। ऐसे में किस तरीके से ये चिता बहती दिखाई दे रही है जरा देखिए। और दूसरी तरफ भी तैरकर आते इस शव की भी तलाश अब की जा रही है। लोगों से अपील की जा रही है कि नदी के किनारे ना जाएं, जितनी दूरी हो सकती है उतनी दूरी से ही दाह संस्कार करें। और ये 3 तस्वीरें हैं जहां आप समझिए कि किस तरीके से गौला नदी में जलते हुए चिता को आप बहता देख सकते हैं। पानी के ऊपर ये तस्वीरें जलती चिता की दिखाई दे रही है। कई घंटों की बारिश के बाद ये हालात हुए हैं कि नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन किया जाता है कि आप अपने परिवार को लेकर के कई सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। आप है तो जहान है तो आप है और आपसे हम है। इसलिए फिर बार चलिए बड़ी खबर आ रही है लखीमपुर खीरी कांड से जुड़ी हुई, जहां आरोपी आशीष मिश्रा की सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल हुई है। आशीष मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत की अर्जी दाखिल की है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को आशीष मिश्रा ने चुनौती दी है सुप्रीम कोर्ट में। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत को रद्द किया था, जमानत देने से इनकार किया था और अब इसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट की शरण में गया है। जमानत के लिए अर्जी दाखिल की गई है। लखीमपुर खीरी कांड आरोपी मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्रा की सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल हुई है। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है आशीष मिश्रा ने जमानत के लिए। आपको बताया इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को आशीष मिश्रा ने चुनौती दी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला था आशीष मिश्रा के जमानत पर कि जमानत नहीं दी जानी चाहिए। जमानत देने से इनकार किया था इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। अब इसी फैसले को चुनौती देने के लिए रुख किया है आशीष मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट का। तो देखिए इस पूरे मामले पर एक नई अपडेट है सुप्रीम कोर्ट से। ज्यादा जानकारी रुक करेंगे हमारे सहयोगी अविनाश तिवारी का, उनके पास इस वक्त इंफॉर्मेशन होगी। कब ये अर्जी दाखिल की गई है आशीष की तरफ से अविनाश, और क्या जानकारी है इस बाबत? तो देखिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने की कोशिश और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया आशीष मिश्रा ने। हम रुख करते हैं हमारे सहयोगी अविनाश का। अविनाश, ये बताइए कि कब दी गई है ये अर्जी, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर के? जी देखिए, अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में ये अर्जी डाली गई है, जिसमें अगर बात करें तो आशीष मिश्रा ने अपने लिए जमानत की अपील की है। क्योंकि जिस तरीके से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसकी जमानत अर्जी को अस्वीकार कर दिया था, उसके बाद अब उसके पास लास्ट जो रेमेडी पिटीशन बचती थी वो थी सुप्रीम कोर्ट को मूव करे और सुप्रीम कोर्ट में जाके अपने लिए जमानत अर्जी की डिमांड करे। वही काम आशीष मिश्रा ने यहाँ किया है और यहाँ पे अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में उनकी याचिका लगा दी गई है। हालांकि अभी तारीख नहीं मिली है, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट खुलेगा, सोमवार का दिन है। तो आज अगर बात करें तो रजिस्ट्री जनरल ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के उनको तारीख देने का काम करेंगे। हो सकता है जो नई तारीख मिले उसमें फिर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करे आशीष मिश्रा की जमानत को लेकर के। लेकिन अपडेट यही है कि जिस तरीके से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी को स्वीकार किया है, तो उनके पास जो आगे कानूनी कार्रवाई के लिए तमाम सारी जो चीजें बचती है उसमें सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाना है और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा दी है। बिल्कुल पावरफुल इंसान है, इसीलिए इनके पास जितनी लीगल रेमेडी रहेगी उसका इस्तेमाल तो करेंगे। लेकिन क्या लगता है, सुप्रीम कोर्ट की ओर से पहले भी टिप्पणी की जा चुकी है, कितनी उम्मीदें होनी चाहिए आशीष को इस अर्जी से? देखिए, अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट जब जमानत सुनेगा तो जाहिर तौर से बात है कि तमाम सारी दलीलें रखी जाएगी, जिसमें बताया जाएगा कि आशीष मिश्रा को क्यों जमानत दी जाए। उत्तर प्रदेश सरकार का भी पक्ष जाना जाएगा और जो तमाम सारे पीड़ित किसान है उनका भी पक्ष जाना जाएगा और जितने गवाह हैं उनका भी पक्ष जाना जाएगा। क्योंकि पिछली सुनवाई जब हुई थी तो उसमें साफ तौर पर कहा गया था कि आशीष मिश्रा अगर बाहर रहते हैं तो गवाह प्रभावित हो सकते हैं। चूंकि अब तमाम सारे गवाहों के बयान दर्ज हो चुके हैं, तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट जब इस पर सुनवाई करेगा तो तमाम सारे तथ्य रखे जाएंगे। उसके बाद फिर दलीलों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट निर्णय लेगा कि आशीष मिश्रा को जमानत दी जाए या ना दी जाए। लेकिन आशीष मिश्रा अब सुप्रीम कोर्ट मूव कर गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में उनकी जमानत अर्जी को लेकर के सुनवाई होगी। देखना ये होगा कि तारीख कब मिलती है सुनवाई के लिए। अविनाश, नजर रहेगी इस पर। शुक्रिया फिलहाल जो जानकारी आपने दी। तो सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख कर चुका है आशीष मिश्रा, जहां पर अब अपनी जमानत के लिए दरवाजा खटखटाया है सुप्रीम कोर्ट का। इलाहाबाद हाई कोर्ट से जब कोई राहत नहीं मिली, इनकार कर दिया गया जमानत पर, तो सुप्रीम कोर्ट शिफ्ट किया गया है।
देखिए खबर शताब्दी ट्रेन से लखनऊ पहुंच रहे हैं भूपेंद्र चौधरी, नए नवेले प्रदेश अध्यक्ष हैं। ट्रेन में बैठ चुके हैं भूपेंद्र चौधरी और तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। दोपहर 12:30 बजे शताब्दी से लखनऊ पहुंचेंगे भूपेंद्र चौधरी। ये बड़ी खबर, बड़े पैमाने पर देखिए तैयारियां हो चुकी हैं चारबाग पर, रेलवे स्टेशन पर। लेकिन उससे पहले की ये तस्वीरें आपके सामने, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं एबीपी गंगा की स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं। ये तस्वीरें बहुत खास है क्योंकि यहां से रवानगी के बाद जब ये ट्रेन रुकेगी चारबाग रेलवे स्टेशन, तो वहां भव्य तैयारी की गई है। वहां पर भी एबीपी गंगा ने आपको रिपोर्ट दिखाई है। हमारे सहयोगी के कैमरे से आपने देखा कि कैसे दो रथ बन करके तैयार हैं, एक मीडिया के लिए और एक जो रथ है उसे भूपेंद्र चौधरी उस पर सवार होकर के तमाम कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचेंगे और वहीं से ये जुलूस निकाला जाएगा। भव्य स्वागत की तैयारी है। लेकिन ये सब कुछ शुरू होगा इस तस्वीर से जो आपके सामने टीवी स्क्रीन पर है। ट्रेन में बैठ चुके हैं भूपेंद्र चौधरी। तो भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की शताब्दी एक्सप्रेस से दिल्ली से अलीगढ़ पहुंचे तो उनका जमकर स्वागत हुआ। अलीगढ़ रेलवे स्टेशन में सैकड़ों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता थे और उनका स्वागत किया ढोल नगाड़ों के साथ। कार्यकर्ता सुबह से ही ट्रेन के आने का इंतजार कर रहे थे और जैसे ही भूपेंद्र सिंह ने ट्रेन से निकलकर हाथ हिलाया, कार्यकर्ताओं ने नारे लगाकर, फूल बरसाकर उनका स्वागत किया। कुछ देर बाद भूपेंद्र सिंह ट्रेन में बैठकर आगे के लिए रवाना हो गए। तो देखिए शताब्दी एक्सप्रेस में ये चले तो हैं, लेकिन ये सफर जहां कहीं भी हॉल्ट की ओर बढ़ता है, जहां कहीं भी छोटा सा भी हॉल्ट मिल रहा है, तो उस हॉल्ट से ऐसी तस्वीर आई है अलीगढ़ हॉल्ट की, जहां ये स्टेशन पर ट्रेन थोड़ी देर के लिए रुकती है। तो यहाँ कार्यकर्ताओं का जोश देखने को मिलता है। यहाँ के सांसद सतीश गौतम ने क्या कहा आगमन पे लेकर के और इस तस्वीरों को लेकर के, सुनते हैं। प्रदेश अध्यक्ष बनाने पर प्रथम बार अलीगढ़ लखनऊ जाने के लिए अलीगढ़ होते हुए जा रहे हैं। प्रथम बार भारतीय जनता पार्टी के महानगर के द्वारा, सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा, सभी मोर्चों के द्वारा उनका भव्य स्वागत किया जा रहा है अलीगढ़ स्टेशन पर। इसके लिए मैं सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि प्रदेश अध्यक्ष का स्वतंत्र अपने चौधरी भूपेंद्र सिंह जी का स्वागत, जो कि मंडल अध्यक्ष रहे, 3 बार क्षेत्रीय अध्यक्ष रहे, ऐसे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बेस पार्टी ने एक कार्यकर्ता को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर कार्यकर्ताओं के हौसलों को बुलंद किया है। कार्यकर्ता में उत्साह है। तो सुना आपने सांसद अलीगढ़ का क्या कहना है, कार्यकर्ताओं में उत्साह। ये शताब्दी एक्सप्रेस आगे बढ़ रही है, रेलवे स्टेशन पड़ता है अलीगढ़, ये एक छोटा सा हॉल्ट है, लेकिन उस हॉल्ट पे भी किस तरीके से कार्यकर्ताओं का जोश हाई दिखाई दिया, उसकी बानगी ये तस्वीरें हैं। देखिए भूपेंद्र चौधरी ट्रेन के दरवाजे पर आकर के हाथ हिला करके अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो कोशिश में हैं कि उनकी भी फूल माला पहुंच जाए प्रदेश अध्यक्ष तक। और यही तस्वीर सामने आई है और बड़े पैमाने पे जो तस्वीर आएगी वो लखनऊ से, क्योंकि वही डेस्टिनेशन है, वहीं पर पहुंचना है और वहीं पर बड़ी तैयारी है। और स्टेशन से लगाए कार्यालय तक के रास्ते को पूरी तरीके से हर एक पड़ाव पर तैयार किया गया है कि कैसे स्वागत किया जाएगा। नए प्रदेश अध्यक्ष का लंबा इंतजार रहा, लगभग 5 महीने से इस पद को लेकर के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन सारे कयास खत्म होते हैं नए प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका में, जिनके कंधों पर जिम्मेदारी 2024 की है और पश्चिमी यूपी से लगाए पूर्वांचल तक किस तरीके से फतेह करना है, इसकी रणनीति कहीं ना कहीं भूपेंद्र चौधरी पर रहेगी। उम्मीदें बहुत हैं और इसी बीच स्वागत की तस्वीरें लखनऊ पहुंचने वाले हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे उन्नाव की। आग के तांडव की खबर है। देर रात इलेक्ट्रॉनिक दुकान में भीषण आग लगी। गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र के राजधानी मार्ग पर इस दुकान में शॉर्ट सर्किट की वजह से बताया जा रहा है आग लगी और धुआं निकलता देख अफरा तफरी का माहौल हो गया। दुकान के शटर का ताला तोड़कर आग बुझाने की कोशिश की गई। तो देखिए दुकान के भीतर आग लगती है, दुकान में शटर लगा हुआ है, शटर पर ताला है और ऐसे में आग को बुझाने की चुनौती और गहरी हो जाती है और बड़ी हो जाती है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, दुकान है और इसमें शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। मौके पर देर रात अफरा तफरी का माहौल रहा। ताला तोड़ करके किस तरीके से शटर को खोला गया तो आग का मंजर दिखाई दिया, आग का तांडव दिखाई दिया। पूरी दुकान धधक रही थी शटर के पीछे। शटर खोलने के बाद ही इस आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन सोचिए रात का वक्त कैसी अफरा तफरी की स्थिति रही होगी। दुकान अंदर से धधक रही है, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स और सामान वो जलती हुई दिखाई दे रहे हैं। शटर तोड़ करके तब जा करके इसे बुझाया जा सका। आगे बढ़ेंगे, खबर बागपत से है। छपरौली कस्बे के रालोद नेता के बेटे
सोनू हत्याकांड मामले को लेकर आगजनी की खबर मिली है। देर रात आरोपियों के बिटौड़े पर आग लगा दी गई। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया गया। ये पूरा मामला शुरू होता है 25 अगस्त को, जब रालोद नेता का बेटा, जिसका नाम सोनू है, वो गायब हुआ। 26 तारीख को उसकी रिपोर्ट दर्ज कराई गई गुमशुदगी की। 27 अगस्त को उसका शव बरामद हो गया था। और अब सोनू हत्याकांड में कल पुलिस ने 2 आरोपियों को जब गिरफ्तार कर लिया तो ये सामने आया कि रुपए की लेन देन के विवाद में आबिद और शादाब नाम के शख्स ने सोनू की हत्या की। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर हत्या का राजफाश तो कर दिया है, लेकिन इसी बीच खबर ये आ रही है हत्यारों के प्रॉपर्टी को जलाने की कोशिश की गई। अगली खबर गाजियाबाद से है, जहां बुलेट रानी के नाम से मशहूर शिवांगी डबास से महिला सिपाही की तीखी नोकझोंक का वीडियो वायरल हो रहा है। गाजियाबाद के मधुबन बापूधाम क्षेत्र का ये वीडियो बताया जा रहा है। वायरल वीडियो में हम आपको सुनाएंगे भी कि किस तरीके से हाथापाई नोकझोंक बढ़ती चली जा रही है। कोई आदमी सॉरी बोल रहा है, हाथ कैसे चला रही तुम? झापट में सुझा दूंगी। एक मिनट, आराम से बात कर, नीचे करके देख देख, पकड़ियो फोन। ये रैपिड वाला पुलिस वाली है, ठीक है? आराम से कोई आदमी सॉरी बोल रहा है, हाथ कैसे चला रही तुम? झापट में सुझा दूंगी। देखो क्या नाम है तेरा? नोएडा के ट्विन टावर ब्लास्ट के बाद मलबा हटाने का काम चल रहा है। ब्लास्ट के मलबे को हटाने में 90 दिन का वक्त लगेगा। वहीं सोसाइटी के पास अब धीरे धीरे जिंदगी सामान्य होने की ओर बढ़ रही है। आसपास की सोसाइटीज में रह रहे लोगों के परिवार जो हैं वो अब लौटने लगे हैं। आज भी कई परिवार हाउसिंग सोसाइटी में लौटेंगे। वहीं सुरक्षा के लिए ब्लास्ट जोन के पास अभी भी पुलिस बल तैनात है। तो ट्विन टावर को ध्वस्त किया जा चुका है। पहाड़ जैसी चुनौती है वो मलबे का। ये चुनौती 90 दिन के भीतर 90,000 टन मलबे को हटाने की है। हालांकि 2 पोकलेन मशीनें हैं, जेसीबी हैं, मौके पर पहुंचकर मलबे के बड़े बड़े टुकड़ों को छोटा करने के काम में जुट गए हैं। और किस तरीके से ये पूरा काम चल रहा है, जायजा लिया हमारे संवाददाता सनुज शर्मा ने। ये रिपोर्ट पहले ट्विन टावर को गिराने की एक बहुत बड़ी चुनौती थी, एक बहुत बड़ा चैलेंज था। ट्विन टावर तो गिर गया, लेकिन उसके बाद अब मलबे को हटाने की भी जो चुनौती है वो कहीं ना कहीं एक पहाड़ की तरह लोगों के सामने यहाँ पर खड़ी हुई है। और इसकी वजह से लोगों को अभी फिलहाल राहत मिलती नजर नहीं आ रही है, चूंकि जो मौसम की सेहत है वो लगातार यहाँ पर बिगड़ी हुई है। आप ये देखिए कि जो 2 पोर्टलैंड मशीनें हैं वो यहाँ पर बुलाई गई हैं, एक्टिवेटर यहाँ पर बुलाए गए हैं। और ये क्या काम करेंगे कि जो बड़े बड़े जो मलबा पड़ा हुआ है उसमें कई ऐसे बड़े बड़े टुकड़े हैं कि जिनको ट्रक या अन्य संसाधनों से ले जाना आसान नहीं होगा। ऐसे में ये मशीनें उनको और ज्यादा टुकड़ों में करने का काम करेंगे और उसके बाद उनको ट्रक में लादकर यहां से कहीं दूसरी जगह ले जाया जाएगा। जो अभी तक की जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक करीब 90,000 टन जो मलबा है वो यहां पर है और 50,000 टन मलबा का जो निस्तारण है वो तो यहीं हो जाएगा। उसके बाद यहां पर खूबसूरत पार्क बन जाएगा, उसके ऊपर रोड बनाई जाएगी और जो बेसमेंट है उस बेसमेंट में ही वो भर दिया जाएगा। लेकिन इसी के साथ ही जो बाकी मलबा है उसको यहाँ से हटाने का जो काम है वो भी युद्ध स्तर पर करना होगा। फिलहाल यहाँ पर जो आवाजाही है वो अभी शुरू नहीं की गई है, चारों तरफ से यहाँ बैरिकेडिंग की गई है। कुछ लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और उनसे भी हम जानकारी लेंगे। अभी काम चल रहा है पूरा नोएडा अथॉरिटी की तरफ से, पूरा का पूरा जितना भी मलबा था, डस्ट था, वो सारा का सारा हटाया जा रहा है। और गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छे प्लानिंग के साथ में, ये तैयारी के साथ में करा है। आसपास में कहीं भी ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। थोड़ा सा ATS की बाउंड्री वॉल पर हल्का सा क्रैक आया हुआ है, ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। ये है प्लानिंग के साथ में बहुत अच्छा किया गया। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे तरीके से इसको बिना किसी को ठेस पहुंचे अच्छे से मलबा ढह गया। कुछ लोग हैं, आपने उनकी बातें सुनी हैं कि सब कुछ बेहतर रहा, जितना एक तरीके से लोगों के मन में डर था, कुछ और चीज़ें सी थी, उनका कहीं ना कहीं समाधान मिल गया। देखिए अभी मैंने आपको दिखाया कि जो 2 पोर्टलैंड मशीनें हैं वो चली गई हैं, लेकिन अब देखिए यहाँ JCB भी बुला ली गई है, यानी वो। और देखिए पीछे एक और तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि देखिए पीछे डंपर भी आ गया है, यानी जो कहा जा रहा है वो यहाँ पर किया जा रहा है। जो अभी बार जो वहाँ पर पोकलैंड मशीनें गई हैं वो वहाँ पर टुकड़े करेंगी उस मलबे के और उसके बाद इस JCB से मलबे को, और वो पीछे आप देखिए कि पीछे की तरफ को नज़र आ रहा है कि जो डंपर है उस डंपर में उस मलबे को भर दिया जाएगा। तो यानी दावा जो किया जा रहा है उसके अनुसार काम किया जा रहा है, लेकिन फिलहाल जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसकी सेहत सुधरने में अभी थोड़ा नहीं बहुत वक्त लगेगा। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, ABP गंगा, नोएडा। तो देखिए नोएडा की ट्विन टावर ध्वस्त कर दिया गया, इसके चारों तरफ मलबा ही मलबा है। अगर बात करें एमराल्ड सोसाइटी की तो लोगों का अपने घर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है।
इसका भी जायजा लिया हमारे सहयोगी शक्ति सिंह ने। इस समय मौजूद हैं नोएडा के सेक्टर 93 में और आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर कल तक एक ट्विन टावर था, यानी कि एक भ्रष्टाचार की इमारत थी जिसे ब्लास्ट के बाद गिरा दिया गया, ढा दिया गया और आशंका बनी हुई थी कि जिस समय वो ब्लास्ट होगा तो उसका असर चारों तरफ देखने को मिलेगा, जो आसपास की जो इमारतें हैं वो क्षतिग्रस्त हो जाएंगी। लेकिन ट्विन टावर जब गिरा, जब ब्लास्ट हुआ तो जो टेक्निकल टीम थी वह सफल रही, कहीं भी कोई भी क्षतिग्रस्त इमारत नहीं हुई आसपास की। हालांकि जो धूल भरा गुब्बार था वो हवा में जरूर देखने को मिला। अभी इस सड़क के बाहर आपको पुलिस वाले नजर आ रहे हैं, तो यहाँ पर जो पुलिस प्रबंध है वो हो रखा है, क्योंकि अभी किसी को भी अनुमति नहीं है अंदर की तरफ जाने के लिए। और यहाँ पर बैरिकेटिंग लगाई हुई है। जिस तरह से माना जा रहा था कि जब ये टावर गिरेगा तो टावर गिरने के बाद जो मलबा है वह मलबा सड़क पर आ जाएगा काफ़ी बड़ी तादाद में। तो लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सड़क भी साफ़ है। जो मलबा आया था वो रातों रात साफ भी कर लिया गया है। लोगों में बड़ी उत्सुकता थी, यहाँ पर आ रहे थे, ट्विन टावर के साथ सेल्फी ले रहे थे। अब ट्विन टावर गिरने के बाद अब फिर दोबारा से लोग सेल्फी ले रहे हैं। यहाँ देखिए लोग बहुत दूर दूर से आए हुए हैं। आप बताइए आप कहाँ से आए हैं? सर ग्रेटर नोएडा से आए हैं। क्या देखने आए हैं? सर देखने आए ट्विन टावर किस तरह से टेक्निकली गिराया गया है जिससे कि जान माल की क्षति ना हो, तो वो देखने की बात ये थी मेन। सबसे पर ये आशंका ये बनी हुई थी कि कोई पास के बिल्डिंग को कोई क्षति ना हो, उसमें कोई जान माल की क्षति ना हो, इस तरह का डर बना हुआ था लोगों में। तो हम सफल देख रहे थे, हम लाइव भी देख रहे थे इस चीज़ को, तो सफल रहा, बड़ी खुशी हुई। इस प्रदूषण के बारे में क्या कहेंगे? प्रदूषण बारे में तो काफ़ी मेरे ख्याल से कंट्रोल कर लिया गया कम समय में। नोएडा से कैमरामैन धर्मरतन के साथ एबीपी गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।